हेलो एंड वेलकम टू गार्गी क्लासेस। मेरा नाम है अंकित शर्मा। मैं गार्गी क्लासेस पे आरएएस आरपीएससी 2021 के लिए इकोनॉमी का जो सिलेबस है वो यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। ओके, और एक बार हम इंडेक्स पे सिलेबस पे नज़र डाल लेते हैं। देखिए, हमने बेसिक नॉलेज ऑफ बजटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले वाले जितने भी वीडियो हैं इस सीरीज़ में वो सारे बजटिंग के ऊपर ही हैं, और इस वीडियो से हम बैंकिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। देखो, इस वीडियो में हम बेसिक नॉलेज ऑफ बैंकिंग ये टॉपिक है हमारा, जिसके अंदर हम सेंट्रल बैंक के मीनिंग और फंक्शन के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक की मीनिंग क्या है, क्या मीन निकलता है सेंट्रल बैंक से, आप क्या समझते हैं। देखो, सेंट्रल बैंक इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द अदर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ द कंट्री। देखो, सेंट्रल बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है कंट्री का, जो कंट्री के जितने भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, ये जो बैंक है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसके फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, और फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एक्सेट्रा वर्क के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा सेंट्रल बैंक होता है। आप यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप समझ गए होंगे, स्टडी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से आप जानते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं, प्राइस स्टेबिलिटी मतलब हो गया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल में रखना, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब अच्छे तरीके से जो पेमेंट हो रहे हैं वो उनके ऊपर नज़र रखना, कोई घपलेबाजी ना हो। ये भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हमारी सेंट्रल बैंक की ही होती है। देखो, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सेंट्रल बैंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है। अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक माना गया है, और इंग्लैंड में बैंक ऑफ इंग्लैंड को उनका सेंट्रल बैंक माना गया है। ठीक है, सेंट्रल बैंक को हम एपेक्स बैंक भी कहते हैं। एपेक्स मतलब विशाल होता है, तो सबसे बड़ा जो बैंक होता है उसे सेंट्रल बैंक कहते हैं, इसलिए इसको एपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गया इसकी मीनिंग के बारे में और इसके नेम्स के बारे में। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी एक्चुअल डेफिनेशन है क्या। तो हम सैमुअल्सन की ने जो डेफिनेशन दी है वो पढ़ेंगे। सेंट्रल बैंक इज अ बैंक ऑफ बैंकर। बैंक, एक सेंट्रल बैंक बैंकर्स का बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक है सेंट्रल बैंक। इट्स ड्यूटी इज टू कंट्रोल द मॉनेटरी बेस एंड थ्रू कंट्रोल ऑफ दिस हाई पावर्ड मनी टू कंट्रोल द कम्युनिटी सप्लाई ऑफ मनी। इसकी ड्यूटी क्या है, मॉनेटरी बेस को कंट्रोल करना, जिससे कि जो हाई पावर्ड मनी होती है और जो कंट्री के अंदर जो सप्लाई है, मनी सप्लाई है, उसे कंट्रोल किया जा सके। अब यहाँ पे हाई पावर्ड मनी से आप क्या समझते हैं। हाई पावर्ड मनी मतलब द करेंसी विच इज इशूड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री। ऐसी करेंसी जो कोई भी कंट्री का सेंट्रल बैंक अगर कोई करेंसी इशू कर रहा है तो वो हाई पावर्ड मनी होगी। हाई पावर्ड मनी मतलब जिसके अंदर पावर हो, जिसके आप कोई चीज़ खरीद सकते हो, ओके, जिससे एक्सचेंज किए जा सकते हो, जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, वो जो करेंसी होती है वो हमारी हाई पावर मनी होती है। या ठीक है, और सप्लाई ऑफ मनी मतलब हो गया कि द टोटल क्वांटिटी ऑफ करेंसी दैट कैन बी इंक्लूडेड इन एन नेशन इकोनॉमी। वो करेंसी की मात्रा मतलब जो एक जो एक की कंट्री की इकोनॉमी में इंक्लूड की जाती है, मतलब ओवरऑल जिससे पब्लिक है, एक कंट्री की जो सिटीजन्स है वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो हमारा सप्लाई ऑफ मनी कहा जाता है। ओके, तो ये हमने इसके मीनिंग के ऊपर बात कर ली है। अब हम चलते हैं सीधा इसके फंक्शंस के ऊपर। जो फंक्शन सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है वो हैं इशू ऑफ करेंसी नोट्स, सर्व एज अ बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर, सर्व एज अ बैंकर एंड एडवाइजर टू द गवर्नमेंट, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, सेंट्रल बैंक एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस एंड रेगुलेशन एंड कंट्रोल क्रेडिट। इन सब के बारे में हम एक वन बाय वन डिटेली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इशू ऑफ करेंसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। देखो, प्राइमरी जो फंक्शन होता है किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक का वो क्या है कि करेंसी नोट्स को इशू करना। ठीक है, और इसी के साथ ही उन नोट्स में यूनिफॉर्मिटी लाना और
एक्सचेंज की फैसिलिटी देना, पीपल्स को एक्सचेंज की फैसिलिटी देना, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज की फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड कराना, जिससे आप कोई चीज़ खरीद सकते हो या कोई चीज़ बेच सकते हो। तो द मेजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू लीगली इशू द करेंसी नोट्स, टू गिव यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स एंड फैसिलिटेट द एक्सचेंज। ठीक है, यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स से आप क्या समझते हैं? देखो, यूनिफॉर्मिटी इन नोट्स मतलब हो गया कि एक जो नोट की या जो करेंसी की वैल्यू, सपोज कीजिए 20 रुपीज़ है, तो वो 20 रुपीज़ में अगर कोई 5 पेन खरीद पा रहा है या सपोज कीजिए 4 पेन खरीद पा रहा है, तो वो 4 पेन जब यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई है ना उस 20 रुपये में 3 पेन दे या फिर 2 पेन दे या फिर 5 पेन दे। नहीं, जो करेंसी की एक्चुअल वैल्यू है, मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद में जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करता है, उसको इशू करने के लिए वो एक सिस्टम को अडॉप्ट करता है जिसका नाम है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रल बैंक को मिनिमम अमाउंट को रिजर्व करके रखना पड़ता है, जैसे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज करेंसी और मिनिमम अमाउंट ऑफ गोल्ड। जैसे इंडिया में बात करते हैं, इंडिया में 200 करोड़ का जो रेशियो है, मिनिमम रिजर्व रेशियो है, जिसके अंदर 115 करोड़ का तो गोल्ड आता है और 85 करोड़ की हमारी फॉरेन करेंसी आती है। अगर सेंट्रल बैंक मतलब हमारा आरबीआई 115 करोड़ का गोल्ड को रिजर्व कर लेता है और 85 करोड़ की फॉरेन जो करेंसी है उसे रिजर्व रख लेता है, तो उसके बाद में वो कितनी भी करेंसी को इशू कर सकता है, मतलब कितने भी नए नोट प्रिंट कर सकता है। लेकिन ये जो 200 करोड़ का रेशियो है वो उसे रिजर्व रखना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। ओके, तो ये हो गई हमारी इशू ऑफ करेंसी के ऊपर बात। अब बात कर लेते हैं बैंकर्स बैंक एंड कंट्रोलर, मतलब हमारे सेंट्रल बैंक का दूसरा फंक्शन के बारे में। देखो, सेंट्रल बैंक जैसे मैंने आपको मीनिंग में बताया था कि एक कंट्री के जितने भी कमर्शियल बैंक है या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उनको कंट्रोल करने और रेगुलेट करने का काम करता है। तो वही फंक्शन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि सेंट्रल बैंक रेगुलेट्स एंड कंट्रोल ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक की जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी कमर्शियल बैंक परफॉर्म कर रहे हैं वो उनको कंट्रोल करने का काम और उन्हें रेगुलेट करवाने का काम जितना भी है वो सारा हमारा सेंट्रल बैंक परफॉर्म करता है। ऑल द कमर्शियल बैंक आर रिक्वायर्ड टू कीप रिजर्व इक्वल टू द सर्टेन परसेंटेज ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। ठीक है, ये कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि जितने भी कमर्शियल बैंक्स है वो अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ परसेंटेज हम आरबीआई के पास या फिर सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट रखेंगे। अब ऐसा क्यों? देखो, होता क्या है कि कभी कभी बैंक है हो जाता है ना कि जैसे अभी करंट में यस बैंक कंगाल हो गया था, तो उस चीज़ को बचाने के लिए मतलब कस्टमर का लॉस को सेव करने के लिए क्या किया जाता है कि जो अमाउंट है कुछ उनका डिपॉजिट का वो उन्हें सेव करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। इसके साथ ही अगर कंट्री में कोई बैंक के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई अनबन हो जाती है, तो उसे सॉल्व करने का काम भी हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है। इसके बाद में सेंट्रल बैंक ऑल्सो ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ बैंकिंग इन अ कंट्री। एक कंट्री में बैंकिंग के राइट्स को ग्रांट करने का जो काम है वो भी सेंट्रल बैंक करता है। मतलब बैंकिंग के किस तरह से एक कस्टमर बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है और किस तरह से वो अपनी कंप्लेन वगैरह रजिस्टर करा सकता है, ये सब कुछ हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो डिसाइड करता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप बैंकिंग सिस्टम इन ए कंट्री। बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करने का जो जिम्मा होता है वो हमारा सेंट्रल बैंक का ही होता है कि कंट्री में बैंकिंग सिस्टम को बढ़ाना है, लोगों के पास अकाउंट होनी चाहिए, ये सब जो काम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमारी सेंट्रल बैंक ही उठाता है। अगला जो फंक्शन है वो क्या है? बैंकर एंड एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को भी जो बैंक है वो एक एज ए एडवाइज़र की तरफ एडवाइज़र की तरफ परफॉर्म करता है। और इसी के साथ गवर्नमेंट का जो बैंक होता है वो हमारा सेंट्रल बैंक ही होता है। मतलब गवर्नमेंट के बिहाफ पर सेंट्रल बैंक उन पेमेंट एक्सेप्ट भी करता है और पेमेंट भी करता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। देखो, सेंट्रल बैंक प्लेज ए कोऑपरेटिव रोल इन ऑर्डर टू अचीव हाई ग्रोथ रेट ऑफ ए कंट्री।
एक कंट्री के अंदर अगर हाई ग्रोथ रेट को पाना है, हाई ग्रोथ रेट होनी चाहिए अगर कंट्री की, तो उसमें भी जो सेंट्रल बैंक है वो कोऑपरेटिव रोल प्ले करता है, जो कि एक बहुत ही एसेंशियल रोल है। बिना अगर देखो एक कंट्री के अंदर अगर सेंट्रल बैंक है तो वो एक ऐसा रोल प्ले करता है जिससे कि कंट्री का जो ग्रोथ लेवल है, जो ग्रोथ रेट है वो हाई होती है। तो उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल हमारा सेंट्रल बैंक होता है। इट एक्ट एज एन एडवाइजर इन पॉलिसी मेकिंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बना रही है तो उसमें भी बैंक, जो हमारा सेंट्रल बैंक, वो एक एडवाइज़र की तरह एक्ट करता है। मतलब वो भी अपनी बात वहाँ पे रखता है कि आपको ये पॉलिसीज़ अपनानी चाहिए जिससे कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हाई हो, या फिर इससे इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। तो इन सब के लिए भी एज ए एडवाइज़र सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को हेल्प करता है। द सेंट्रल बैंक कीप डिपॉजिट ऑफ द गवर्नमेंट एंड मेक पेमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का डिपॉजिट को एक्सेप्ट भी करता है और उसके बिहाफ पर पेमेंट भी करता है। और इसी के साथ जो सेंट्रल बैंक है वो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसीज़ को भी अनाउंस करता है। मॉनेटरी पॉलिसी जैसे बैंक रेट हो गई, रेपो रेट हो गई, रिवर्स रेपो रेट हो गई, इन सबको भी जो सेंट्रल बैंक है वही डिसाइड करता है कि कितनी ये रेट होंगी। ओके, जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं वो हम एक पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में ये सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप ये अभी ध्यान रखिए कि मॉनेटरी, जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी है, कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। अब अगला जो फंक्शन है वो क्या है? कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। कस्टोडियन मतलब होता है कि रखवाला, ठीक है, रखवाला है। जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का रखवाला है, ठीक है। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। ये क्या करता है? जो फॉरेन करेंसीज हमें रिसीव्ड हो रही है अलग अलग सोर्सेज से, उसे कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट के बिहाफ पर उनका पेमेंट भी करता है। इसके साथ ही ये क्या करता है कि एक स्टेबिलिटी लाता है, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर स्टेबिलिटी लाता है, जिससे जो कि उस स्टेबिलिटी को लाने के लिए, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी लाने के लिए वो कौन कौन से टूल यूज़ करता है? जैसे डिवैल्यूएशन हो गया, रिवैल्यूएशन हो गया। अब डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन मतलब क्या? देखो, डिवैल्यूएशन मतलब होता है कि करेंसी की जो वैल्यू है वो गिरना, और रिवैल्यूएशन मतलब होता है कि एक करेंसी की दूसरी करेंसी के कंपैरिजन में वैल्यू इंक्रीज होना, ठीक है। तो उस जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी के बदले करेंसी की जो रेट चल रही है, उसे इसको में भी स्टेबिलिटी लाने की कोशिश हमारा सेंट्रल बैंक ही करता है। ओके, अगला फंक्शन है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब देखो क्या होता है? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज हूएवर यू टर्न टू व्हेन यू अर्जेंटली नीड फंड्स एंड यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल योर अदर ऑप्शन। देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा आदमी जिसको अगर आप अर्जेंटली पैसे के लिए कहते हो तो वो दे देता है। कब? जब आपने सारे हाथ पांव मार लिए और आपको कहीं से भी पैसा रिसीव नहीं हो रहा, तो एक लेंडर ऑफ रिजॉर्ट होता है जिससे आप पैसे ले लेते हैं। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप समझिए, आपके घर में आपके फादर हैं, ओके। अब आपको क्या है? 500 रुपये की ज़रूरत है। आपने अपने सारे दोस्तों के थे पैसे हाथ पांव मार लिए, सबसे पूछ लिया, अपने भाइयों से पूछ लिया, लेकिन किसी के पास नहीं है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट क्या रहा? आपके फादर। आपके फादर के पास आप जाएंगे, आपने कहा कि मुझे अर्जेंटली 500 रुपये चाहिए, तो वो आपको पैसे दे देंगे। तो वहाँ पर आपके फादर कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। तो ऐसे ही जो कमर्शियल बैंक, जो सेंट्रल बैंक से जुड़े हुए बैंक्स हैं, वो क्या करते हैं? जब उनके पास ट्रांजैक्शन करने के लिए पैसे की कमी हो जाती है या फिर पैसा उनके पास नहीं होता है और उन्हें सब जगह मतलब हाथ पांव मारने के बाद में भी पैसा रिसीव नहीं होता है, तो वो क्या करते हैं? आरबीआई मतलब सेंट्रल बैंक के पास जाते हैं और उससे फंड की डिमांड करते हैं। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है कि या तो कुछ सिक्योरिटी बेसिस पर उसे पैसे देते हैं या फिर कुछ इंटरेस्ट के बिहाफ पर एज अ लोन उसे प्रोवाइड करा देता है पैसे। तो वो जो रोल प्ले करता है वो हमारा जो रोल है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का रोल होता है। देखो, ये जो रोल है वो क्यों प्ले किया जाता है, या फिर मतलब इस रोल को प्ले करने की क्या ज़रूरत है? तो देखो, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट इकोनॉमिक डिसरप्शन एज अ रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पैनिक्स एंड बैंक रन्स स्प्रेडिंग फ्रॉम वन बैंक टू अदर ड्यू टू ए लैक ऑफ लिक्विडिटी इन द फर्स्ट वन। देखो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो इकोनॉमिक डिसरप्शन है उसे रोका जा सके, और जो कि फाइनेंशियल पैनिक आ गया, किसी के पास पैसा नहीं है, तो उस
दौरान जो इकोनॉमिक डिस्रप्शन होने वाला है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो रोल है वो सेंट्रल बैंक प्ले करता है। ओके, ये हो गया हमारा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का फंक्शन। अब बात करते हैं क्लियरिंग हाउस फॉर ट्रांसफ़र। ठीक है, क्लियरिंग हाउस HOUS हाउस फॉर ट्रांसफ़र एंड सेटलमेंट। अब देखिए ये क्या होता है। देखिए कि आप जानते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या करता है, कमर्शियल बैंक का जो रिजर्व डिपॉजिट है उसे रिजर्व करके रखता है। तो उस बिहाफ पर वो क्या करता है, क्लियरिंग हाउस का जो फैसिलिटी है वो उसे प्रोवाइड कराता है। अब देखो क्लियरिंग हाउस होता है क्या है। देखो क्लियरिंग हाउस मीन्स एन एस्टेब्लिशमेंट दैट ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन टू अनदर बैंक विदाउट यूज ऑफ कैश बाय मेकिंग ट्रांसफर एंट्रीज इन देयर अकाउंट। थस सेंट्रल बैंक बाय मीन्स ऑफ पेमेंट्स एंड फंड ट्रांसफर सर्व द फंक्शन ऑफ क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस मतलब एक आरबीआई ने या सेंट्रल बैंक ने एक अलग से एक एस्टेब्लिशमेंट कर रखा है इस क्लियरिंग हाउस के से। वो क्या करते हैं, वो एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर फंड या पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं बिना किसी कैश ट्रांजैक्शन के। मतलब कैश का ट्रांजैक्शन नहीं करते। मतलब इसके जैसे सपोज कीजिए पंजाब नेशनल बैंक हो गया और एक हमारा कोई भी बैंक मान लो म्यूथड ICICI बैंक हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब पंजाब नेशनल बैंक को ICICI को ना पैसे देने थे। ठीक है, अब क्या करा, पंजाब नेशनल बैंक ने अपने रिजर्व करा रखे हैं किसके लिए, किसके पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पैसा रिजर्व कर रखा है। तो क्या करेगा आरबीआई ये करेगा कि ICI को, पंजाब नेशनल बैंक को ICI को जितना पेमेंट करना है उतना पेमेंट की जो एंट्री है वो ICI के अंदर क्रेडिट कर देगा और जो पंजाब नेशनल बैंक है उसमें से वो डेबिट कर देगा। तो ये क्या हो गया कि क्लियरिंग हाउस हो गया। मतलब बैंकों को कुछ ज़्यादा हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने ही उनका ये काम कर दिया। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कैश लेके जाना पड़ा और उन्हें पेमेंट करना पड़ा, नहीं, डायरेक्ट क्या हुआ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल बैंक ने क्या किया, ICI में तो उसका जितना अमाउंट उसे पे करना है वो क्रेडिट कर दिया और उसके में से वो डेबिट कर दिया। तो ये चीज़ होती है क्लियरिंग हाउस। अब इंडिया में 1050 चेक्स क्लियरिंग हाउस है, अवेलेबल है अभी के टाइम पे। ठीक है, अगला फंक्शन है बैंक का रेगुलेशन एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। रेगुलेशन एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है, देखो सेंट्रल बैंक कंट्रोल बोथ सप्लाई ऑफ मनी एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट मनी इन अ कंट्री। कंट्री में कितनी मनी की क्या सप्लाई है उसे कंट्रोल करने का, और कंट्री में कितना पैसा उधार चल रहा है, क्रेडिट पे जो मनी चल रहा है उस चीज़ को कंट्रोल करने का काम भी हमारे सेंट्रल बैंक का होता है। इसमें वो क्या करता है, अलग अलग तरह की मॉनेटरी पॉलिसीज अपनाता है, अलग अलग तरह के मेथड अपनाता है ताकि जो डिफ्लेशन या इन्फ्लेशन हो रहा है कंट्री के अंदर लिक्विडिटी का उसे कंट्रोल किया जा सके। देखो द टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी एंड इट्स वेलोसिटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। देखो एक कंट्री के अंदर जो मनी की क्वांटिटी है और उसकी जो वेलोसिटी है वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को इन्फ्लुएंस करती है, मतलब उन्हें प्रभावित करती है। इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी इन व्यू द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जाकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्यों इसको कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आरबीआई है या फिर हमारा सेंट्रल बैंक है वो इस जो क्वांटिटी है और जो वेलोसिटी है मनी की उसे कंट्रोल करता है। अब देखिए इसके लिए वो क्या कर सकता है, इसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसीज अपनाता है, जैसे CRR हो गया, रिवर्स रेपो रेट हो गई, CRR हो गया, SLR हो गया, इन सबको वो अडॉप्ट करता है। कभी जब अभी इनके बारे में हम आगे डिस्कस कर लेंगे एकदम डिटेलली, लेकिन आप ये बात ध्यान रखिए जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं उसके थ्रू जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो मनी के रेगुलेशन और उसके कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो ठीक है, ये हमारा मीनिंग और फंक्शन क्लियर हो गया होगा आपको। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आपके मन में तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।